Hello friends, welcome to my YouTube channel Excellence Academy Zone. I hope you all are doing well. As you all know that tomorrow is your board exam of economics. So यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से. तो आप ये अगर करके गए तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है. तो वो टॉपिक्स हैं. पहला टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, concept of multiplier, national income by expenditure method, objectives of government budget, revenue deficit and fiscal deficit, free market exchange rate system, and revenue receipts and capital receipts, qualitative and quantitative instruments of monetary policy, marginal propensity to save and consume. तो आइए हम अब इनको डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या हैं. We will start with monetary policy and fiscal policy. So fiscal policy is nothing but money policy of the government. मतलब ये गवर्नमेंट की एक मनी पॉलिसी होती है जिससे कि गवर्नमेंट जो है अपना पैसा जनरेट कहाँ से करती है या अपना पैसा कहाँ खर्च करती है, वही फिस्कल पॉलिसी में आता है. ठीक है. मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो सप्लाई ऑफ मनी होती है कि हमें कहाँ कहाँ पैसा सप्लाई किया, यानी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन एंड एंश्योरिंग लिक्विडिटी. हम इन्फ्लेशन की कंडीशन को कंट्रोल करेंगे और लिक्विडिटी को एंश्योर करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर. इट हैज़ टू साइड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर दो साइड्स होती हैं हमारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हमारी मनी सप्लाई एंड डिमांड, ये दो होती हैं. Next, it is generally formulated by the executive, that is Ministry of Finance. फिस्कल पॉलिसी को Ministry of Finance संभालता है, मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संभालता है. फिस्कल पॉलिसी के मेन टूल जो हैं वो क्या होते हैं भाई? इसके जो मेन टूल्स हैं वो गवर्नमेंट ट्राई करती है ब्रिंग डायनेमिक्स इन द इकॉनमी, तो ताकि थोड़े बहुत चेंजेस लाए जा सके अपने बजट के टूल्स के थ्रू इकनॉमी के अंदर. और मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इट हैज़ ओन टूल्स, लाइक इसके खुद के टूल्स होते हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, OMO एक्सेट्रा. फिस्कल पॉलिसी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म FRBM एक्ट के थ्रू आता है. इनकम साइड रिफॉर्म GST के अंदर आता है. मॉनेटरी पॉलिसी रिफॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आता है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल डिस्कस बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. ट्रांजैक्शंस कंसर्निंग ट्रेड ऑफ गुड्स ओनली आर रिकॉर्डेड. तो इसके अंदर हम सारे वो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड करते हैं जो कि ट्रेड्स यानी गुड्स को ट्रेड करने में हुए हैं. और इसके अंदर गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ट्रांसफ़र, सब चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमारे गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, ट्रांसफ़र सब रिकॉर्ड होंगे. बैलेंस ऑफ ट्रेड इसका बेसिस में हमने दे रखा है कैपिटल ट्रांजैक्शन. तो ट्रांजैक्शन ऑफ कैपिटल नेचर आर नॉट इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो हमारे BOT यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर कैपिटल नेचर के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इंक्लूड नहीं होते. वहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं. ठीक है. बैलेंस ऑफ ट्रेड में इज़ अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो एक BOP का ही पार्ट है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि BOP इज़ अ वाइडर फील्ड एंड BOT इज़ नैरो. ठीक है. तो क्योंकि BOT जो है वो BOP का ही पार्ट होता है,
P is much larger as it has current and capital account which include BOP2। तो इसके अंदर हमारा BOP भी आता है, करंट और कैपिटल अकाउंट भी आते हैं। When exports of goods आर हायर देन द इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा हो जाएं इम्पोर्ट्स से, यानी हम सामान ज़्यादा भेज रहे हैं बाहर और हमारा इम्पोर्ट जो है वो कम हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड उस टाइम पे फेवरेबल माना जाएगा एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, BOP के अंदर क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में when net balance of current account and capital account is in plus BOP is considered as favorable। तो जब तक के इसका बैलेंस यानी कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस जो होगा हमारा वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाएगा, तब तक के हमारा BOP फेवरेबल में रहेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। What are direct and indirect taxes? तो डायरेक्ट टैक्सेस सारे वो टैक्स होते हैं विच कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, जिसका भार आप किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर। अब ये शिफ्ट क्या है, अभी हमने देखा है कि इसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, इसका बर्डन शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये उसी इंसान को देना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्स जिसके ऊपर इम्पोज किया गया है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है फाइनल और अल्टीमेट कंज्यूमर को पे करना पड़ता है, यानी सभी को देना पड़ता है। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल आता है इनकम टैक्स, और टैक्सेबल इवेंट इसका इनकम टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट सप्लाई है। डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा होता है, तो ये प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है नेचर के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है देखते हैं। द फर्म सेक्टर हायर्स प्रोडक्टिव और फैक्टर सर्विसेज, यानी जब फर्म सेक्टर हमारे प्रोडक्टिव और फैक्टर सर्विसेज को हायर करते हैं, तो फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस। तो इनको जब एक फर्म सेक्टर हायर करेगा, कहाँ से हायर करेगा, हाउस होल्ड से, कुछ भी सामान बनाने के लिए, कुछ भी सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। सपोज एक फैक्ट्री है, तो वहाँ पे कुछ सामान बनना है, तो उसमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी ना, क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से ले रहे हैं, हाउस होल्ड से ले रहे हैं। ठीक है, तो ये रियल फ्लो में आता है। वहीं हमारा मनी फ्लो जो होता है, द हाउस होल्ड इन टर्न्स रिसीव फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन सी होती है, जो हमें रेंट से मिलती है, वेजेस के तौर पे मिलती है, इंटरेस्ट के तौर पे मिलती है, या फिर प्रॉफिट से मिलती है। इन द फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में ये हमें मिलेगी फ्रॉम द फर्म सेक्टर। कहाँ से मिलेगी, फर्म के सेक्टर से, तो इसी को हम क्या कहेंगे, मनी फ्लो कहेंगे। With the money flow income thus earned, the households purchase from firms goods and services like food, clothes, house, shoes, educational, medical and banking facilities etc. for satisfying their wants। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें खरीदी, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम खरीदते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो फ्रॉम फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। तो ये क्या होती है, रियल फ्लो होती है फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर। वहीं आते हैं मनी फ्लो में। इन रिटर्न द हाउस होल्ड मेक पेमेंट टू द फर्म सेक्टर इन द फॉर्म्स ऑफ मनी। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, पेमेंट करता है। भाई कुछ भी सामान आपने खरीदा है किसी से, तो आप उसको पैसे देते हो, तो ये कहाँ जाता है, फर्म सेक्टर को मिलता है इन द फॉर्म्स ऑफ मनी। दिस इज मनी फ्लो फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म सेक्टर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मनी फ्लो कहते हैं। हाउस होल्ड से जो पैसा कहाँ गया, फर्म सेक्टर्स को गया।
नेक्स्ट रियल फ्लो के अंदर थर्ड पॉइंट है द रियल फ्लो विच शोज फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस। रियल फ्लो जो है हमें क्या दिखाता है, फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विस दिखाता है। फैक्टर सर्विसेज हमारी कौन सी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, तो ये सारी फैक्टर सर्विसेज थी। तो इसका फ्लो हमें दिखाता है फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू फर्म सेक्टर। कहाँ से, हाउस होल्ड सेक्टर से हमारे फर्म सेक्टर की तरफ जब भी इसका फ्लो होगा, एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। और इसी तरह से जब हमारा फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, तो इसी को हम रियल फ्लो कहेंगे। यानी हमारा रियल फ्लो क्या दिखाता है, वो दिखाता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। फिर मनी फ्लो में आते हैं, द मनी फ्लो विच शोज फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट। अभी हमने देखा ना कि हम सामान खरीदते हैं तो पैसे देते हैं, तो ये पेमेंट आ गया। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर, कहाँ से, फर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को, एंड द करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर टू द फर्म सेक्टर। तो ये हमारा कहाँ से होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड सेक्टर से कहाँ जाएगा, फर्म सेक्टर को जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, प्राइमरी डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट। तो हमारे जो भी फिस्कल डेफिसिट होगी और हमारे जो इंटरेस्ट होंगे, इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी डेफिसिट कहेंगे। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इट इज़ द एक्सेस, यानी टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, यानी जहाँ पे हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे हमारी रिसिप्ट से, तो यानी रिसिप्ट्स कम होंगी और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, हमारी मतलब फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन कहलाती है। इट इज़ द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इसके अंदर सारी बोरोइंग्स आ जाती है, यानी कहाँ कहाँ से पैसा उधार ले रखा है, ठीक है, गवर्नमेंट ने। और फिस्कल डेफिसिट में आता है, इट इंडिकेट द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कितनी टोटल बोरोइंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें तो टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट था ना, इसमें इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया और इसमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आता है, यानी हमारा इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपके ये बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, और क्वालिटेटिव में आते हैं हमारे रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, मोरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, रेगुलेशन इन कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, क्वालिटेटिव मेजर्स में आते हैं। आई होप ये सब आपने पढ़ रखे होंगे, मेरा आपको इस टाइम पे समझाने का वो नहीं है, सिर्फ ये है कि आप थोड़ा इम्पॉर्टेंट देख लीजिए। What are the objectives of government budget? गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना, कहाँ पे कौन सा रिसोर्स लगेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन से बच के रहना, फिर हाई रेट ऑफ GDP ग्रोथ, हमारी GDP किस तरह से बढ़े उसको देखना। फिर लास्ट आता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और हमारे रीडिस्ट्रीब्यूट करना इनकम एंड वेल्थ को, ठीक है, यानी जो पुअर हैं उनको आगे बढ़ाना, उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा इनकम जनरेट हो रही है, मतलब कोई ज़्यादा कमाता है कोई कम कमाता है, तो हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उससे हमारे गवर्नमेंट बजट के ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लास्ट टॉपिक आता है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, MP मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू MPS एंड APS। तो ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग
टू द करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ द इनकम, यानी कितना आपने सेव करा अपनी इनकम में से एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपने अपनी इनकम में से कितना पार्ट जो है वो सेव किया है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहेंगे। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स, इसमें जो होता है वो चेंज आ जाता है, ठीक है, यानी हमने कितना चेंज आया, अभी पहले हम सेव कर रहे थे 100 रुपीज़, अब हम जो कर रहे हैं वो सेव कर रहे हैं 200 रुपीज़, तो कितना चेंज आया है, 100 रुपीज़ का चेंज आया है हमारे सेविंग के अंदर। तो रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग्स टू द चेंज इन टोटल इनकम, हमारी इनकम सपोज पहले मैं 5,000 रुपये कमाता था, अब मैं कमाती हूँ 1,000 रुपये, ठीक है, तो फिर कितने का चेंज आया है इसमें, 5,000 रुपीज़ का चेंज आया है। तो ये रेशियो क्या दिखाता है, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है, हमारी इनकम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना कितना चेंज आया है, तो वो शो करता है हमारा मार्जिनल, उसी चीज़ को हम कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है। ये डायग्राम इसका फॉर्मूला है, ये देख लीजिएगा आप। थैंक यू एंड आई होप कि इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कल एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe my channel. Thank you and all the best for your exam.